Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से फिजिक्स विषय के साथ, भौतिक विज्ञान विषय के साथ बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग एक कंपटीशन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के विषय के रूप में फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण चैप्टर्स को खत्म करने का प्रयास करेंगे और तरंग वेव जैसे चैप्टर्स को हमने स्टार्ट किया है और इसके बाद हम लोग और भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को धीरे धीरे प्रयास करेंगे। तो आपको क्लासेस वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट जरूर करें और एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब देखते हैं वीडियोस को तो कॉपी पेन लेकर के बैठें और उसकी एक अच्छी सी नोट्स बनाते जाएं जो भविष्य में आपके किसी न किसी परीक्षा के लिए जरूर उपयोगी साबित हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तरंग अर्थात वेव के तीसरे लेक्चर को। आज वेव और तरंग का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने तरंग के बारे में बहुत सी बातें कर ली हैं और आज हम लोग उसी के आगे परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक और दूसरी अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे कि वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कौन सी अनुप्रस्थ और एक होती है अंतर्गत अर्थात ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से हमसे जानते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा कौन सा, अयांत्रिक तरंग। कौन सा, अयांत्रिक तरंग। देखिए अयांत्रिक तरंग क्या होती है, जिसे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। देखिए मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग क्या होती थी, वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी उन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते थे। और आज आपके सामने है अयांत्रिक तरंग। तो क्या हो जाएगा, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए अर्थात जो माध्यम के साथ साथ किसमें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ऐसी तरंगों को हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसी तरंगे जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, उन्हें अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्लियर? अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसी तरंगे जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं उन्हें हम अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि कैसे हम अयांत्रिक तरंग को परिभाषित करेंगे, इसके अंदर किस एग्जाम्पल को लेंगे। आप बताइए ध्वनि तरंग किसका उदाहरण था, तो फर्द दिमाग में आएगा कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार से अयांत्रिक तरंग के जब आप उदाहरण में आएंगे तो कहा जाता है कि जो प्रकाश की तरंगे हैं, कैसे प्रकाश की तरंगे हैं अर्थात लाइट वेव हैं, यह आपकी अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यह क्या है, निर्वात के साथ साथ माध्यम में भी, यह रहा सूरज और यहाँ पे आप रहे पृथ्वी में, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जब सूरज की रोशनी यहाँ से आती है तो आपकी पृथ्वी की सतह तक आई कि नहीं आई, और आने के लिए आप बताइए इसको किन किन चीजों को पार करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इसे निर्वात को भी पार करना पड़ता है, धूल के कणों को भी पार करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की गैसों को भी पार करना पड़ता है। इसका मतलब प्रकाश की तरंग निर्वात के साथ साथ माध्यम में भी चल सकती हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और हम कहेंगे कि प्रकाश की तरंगें क्या होती हैं, एक प्रकार की अयांत्रिक अर्थात नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इन्हीं अयांत्रिक तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से भी जानते हैं।
अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, बताइए जल्दी से। विद्युत चुंबकीय तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय वेव तरंगों के अंतर्गत बहुत सारी वेव को आप पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक्स रेस को पढ़ते हैं, आप गामा रेस को पढ़ते हैं, किसे, गामा रेस को पढ़ते हैं, आप अल्ट्रा वायलेट रेस को पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारी रेस किरणों को, जैसे विजिबल रेज हैं, गामा रेज हैं, इन सब चीजों को आप पढ़ते हैं। तो प्रश्न कहां से आता है, यहां से तो प्रश्न पूछा ही जाता है, साथ ही साथ इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। और एक फैक्चुअल प्रश्न कि बताइए कि इनकी खोज किसने की थी, इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इन तरंगों की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, इन सभी चीजों को आप इतना नोट करेंगे तो हम उस फैक्ट को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से अयांत्रिक तरंगों के एक चार्ट को बहुत बेहतरीन तरह से समझने का प्रयास करने की। जैसा कि आपने देखा कि अयांत्रिक तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, और उसको कई नामों से या कई प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो आपके पास होता है गामा रेस। कौन सी, देखिए यहाँ तरंगे हैं, गामा रेस। गामा रेस में से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि इस प्रयोग के लिए कौन सी किरणें यूज होती हैं, या फिर इन किरणों की खोज किसने की थी। चलिए, गामा रेस सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसी को हमने यहाँ लिया है। गामा रेस जिसकी खोजकर्ता बैकुलर ने की थी, और इसकी तरंगदैर्घ्य 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 मीटर तक होती है। 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 मीटर तक होती है। किसकी होती है, गामा रेस की। और इसका जो प्रयोग है, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो इसका प्रयोग कृत्रिम रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कृत्रिम रेडियोधर्मिता के लिए कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं, तो गामा रेस प्रयोग की जाती हैं। हमने बताया कि आपको सारी चीजें समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भेदन क्षमता सर्वाधिक कैसे हो सकती है, तो आप इस बात को जानते रहिए कि जो आवृत्ति होती है, ध्यान देना है, आवृत्ति होती है वह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर तरंगदैर्घ्य कम होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, और आवृत्ति एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इस चीज को आप समझते रहिए, आवृत्ति एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वह ज्यादा तेजी से भागेगा कि नहीं भागेगा, ध्यान देना है। यह 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 अर्थात बहुत कम, इसका मतलब है तरंगदैर्घ्य इसकी कम होती है। जब कम होगी तो इस संबंध से आवृत्ति ज्यादा होगी, जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी, जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो भेदन क्षमता भी क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर। दूसरा, एक्स-रेज की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने की थी। इसके बाद आता है 10 की पावर -10 से 10 की पावर -8 मीटर तक। आप जानते हैं एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे किरणों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस, जिसे हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और कई बार इसके खोजकर्ता का नाम पूछा गया है, जिसके खोजकर्ता रीटर साहब हैं, और जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7 मीटर तक होती है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इस अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। इस अल्ट्रा वायलेट, इस पराबैंगनी किरणों के कारण ही हमारे शरीर में जो स्किन कैंसर है उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वह ज्यादा दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, विजिबल रेस जिसे हम दृश्य किरणें कहते हैं, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। इसकी तरंगदैर्घ्य 3.9 से 7.8 तक होती है, और यही विजिबल रेस के अंतर्गत हमें किरणें दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। लास्ट है इंफ्रारेड, जिसे हम अवरक्त किरणें कहते हैं। इसकी खोज हर्शल साहब ने की थी। तरंगदैर्घ्य इतनी होती है, और इसका प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है। ध्यान देना है, जब आपस में छोटे छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं रिमोट के लिए, और रिमोट को इधर उधर से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से कैच कराते हैं कि टीवी चल जाए, लेकिन टीवी चलती नहीं है।
जब हम उसके सेटअप बॉक्स के सामने ले जाकर के रिमोट को ऑन करते हैं तभी टीवी चलती है। इसका मतलब है कि सेटअप बॉक्स के अंदर और आपके रिमोट के अंदर से निकलने वाली रेस जब मैच करती हैं तभी क्या होता है, सिस्टम ऑन होता है। इसका मतलब वो कौन सी किरणें हैं, तो इंफ्रारेड हैं। टीवी रिमोट और कोहरे में वायुयान को उड़ाने के लिए भी इसी इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? किसी के साथ आपसे प्रश्न पूछता है, आपसे इसको पहले आप बनाइए तो हम बताते हैं इसके आगे। बन गया? चलिए इसको मिलाते हैं, फिर आपको कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर ले चलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपसे और परीक्षा में पूछी गई हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होगा। आप चाल को देखिए, v एक संबंध है, चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, तो आप याद करते हैं v बराबर n लेम्डा। v बराबर n लेम्डा, लेम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है अर्थात वेवलेंथ है। ये क्या है, आवृत्ति है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, या हम इसे किस नाम से, चाल के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने कहा कि आवृत्ति एक प्रकार की ऊर्जा होती है, अर्थात अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी, आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए यहां से एक फैक्ट की ओर हम लोग और आगे बढ़ते हैं जिसे अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थात पराबैंगनी किरणें कहा गया है। यहां से एक और प्रश्न पूछा गया है आपसे कि पराबैंगनी किरणें कितनी प्रकार की होती हैं। जल्दी से आप उत्तर बताइए, कमेंट करके आप तुरंत हमें बताएंगे कि क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया कि इसकी खोज रिटर महोदय ने की थी। यह आवृत्ति के अनुसार, ध्यान देना है, आवृत्ति के अनुसार यह 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। 3 प्रकार की यह होती हैं और इनमें सबसे कम आवृत्ति इसकी होती है, अर्थात अल्ट्रावायलेट ए की सबसे कम आवृत्ति होती है, उससे ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट ए से ज्यादा होगी, और ये हो जाएगी सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है। ध्यान से आपको ये फैक्ट समझना है, यहां से प्रश्न आया हुआ है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, तो आप याद करते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों की होती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणों में किसकी होती है, तो आप बताएंगे कि अल्ट्रावायलेट सी की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा सॉरी, कि यह हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसानदायक नुकसान करती है। तो देखिए, जब वायुमंडल से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वह 3 प्रकार की आती हैं। कैसी आती हैं? 3 प्रकार की आती हैं। और ये जो हम कहते हैं धूप में बैठे रहो तो हमें विटामिन मिलता है, आप बताइए कमेंट करके कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपके दिमाग में जरूर उत्तर आया होगा कि हमें धूप में बैठने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो विटामिन डी की प्राप्ति हमें इन्हीं अल्ट्रावायलेट किरणों से होती है। अब इन तीनों में आपने पढ़ा, आपको ये पूछना चाहिए कि सर अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर में कैंसर नामक रोग होता है, तो इन अल्ट्रावायलेट किरणों में ऐसी कौन सी किरणें हैं, ए है कि बी है कि सी है, जिससे कैंसर नामक रोग होने की जो संभावना है वह ज्यादा होती है, ये आपको पूछना चाहिए। ठीक है, तो यहां पास देखिए कि जो अल्ट्रावायलेट सी है वह उसे पूरी तरीके से अल्ट्रावायलेट सी, जब ये यहां से प्रकाश आता है, पृथ्वी होती है, तो वायुमंडल, यहाँ पे आप समताप मंडल देखेंगे, ओजोन परत देखेंगे, ये ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट सी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। इसको अल्ट्रावायलेट सी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, अल्ट्रावायलेट बी को कुछ कुछ आने देती है, अल्ट्रावायलेट ए को पूरी तरह से पृथ्वी की तरफ आने देती है। अल्ट्रावायलेट ए हमारे लिए बिल्कुल भी
हानिकारक नहीं होती, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है अल्ट्रावायलेट सी। और लगातार हो रही ओजोन परत में जो छिद्र से जो उसकी चौड़ाई घट रही है, ये कहा जाए ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट सी लगातार हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं और उनके शरीर में पड़ने से शरीर कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो ये देखिए आपके सामने रहा तरंग का लेक्चर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस आशा के साथ कि आपको जरूर समझ में आया होगा और परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।